हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत दिनों से एक ही रिक्वेस्ट बार बार बच्चों की आ रही थी कि सर आईबीपीएस आरआरबी की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो देखो, मैं आज आपके लिए एक 30 डेज चैलेंज की फॉर्म में एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आईबीपीएस आरआरबी का जो आपको ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम है और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है इसके प्री को क्वालिफाई कैसे करें। खासतौर पे वीडियो डेडिकेटेड उन बच्चों के लिए है जो कि फ्रेशर्स हैं और जो पहली बार इस एग्जाम में आएंगे, और उन बच्चों के लिए भी है जिनका किसी ना किसी मार्जिन की वजह से ये एग्जाम रह जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। जो लोग ये चैनल पे पहली बार है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, इसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम लोगों ने वीकली गाइडेंस सेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं हमारी ट्रिपल एस लाइब्रेरी में, जो कि जम्मू में है, सेकंड फ्लोर जीडी कॉम्प्लेक्स में। और उधमपुर के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी हम वहां विजिट करेंगे। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इन सेशंस को तो आप लोग आ सकते हैं। ये इस नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इस लाइब्रेरी को विजिट कर सकते हैं जो कि जम्मू में है। साथ ही साथ एक और चीज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूं, जो ये आप लोगों का एग्जाम्स है आरआरबी का, इसमें प्रीलिम्स में जो चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी वहां पे जो लाइब्रेरी में हम लोगों के सेशंस होंगे उसमें हम लोग एक प्रॉपर डिटेल, अगर मैं बात करूं, उसमें निगरानी में हम लोग बच्चों को रखते हैं जिसमें आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लाइब्रेरी जो बाकी है उनसे हटके होगा। अभी की अगर बात करूं, जो जेके बैंक का एग्जाम हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसमें हमारे एंड से 600 प्लस जो सिलेक्शन हुई थी। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैंने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये सब एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करे हुए हैं। तो बैंकिंग एग्जाम्स हमारा एक अपना जोन रहता है हर बार। और जैसे कि लास्ट ईयर जो आरआरबी में सिलेक्शंस हुई हैं जम्मू से, उसमें भी आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखो, आरआरबी की अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो इसमें दो ही सेक्शंस रहती हैं। एक आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो आप लोगों ने देखा होगा आपके सिलेबस में मेंशन है, ये आपकी ऑफिसर स्केल 1 में है। और दूसरी जगह एक नाम आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन दोनों में क्या फर्क है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ ये एक ही सेक्शन है और यहाँ पे साथ ही साथ आपको देखने को मिलती है रीजनिंग। अब इन दोनों में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 40-40 और टोटल आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं। वहीं अगर बात करूं तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और आपके टोटल मार्क्स होते हैं 80। टाइम की बात करें, अब देखो आईबीपीएस की अगर मैं बात करूं, आईबीपीएस के जो आमतौर पे एग्जाम्स होते हैं उसमें जो टाइम होता है, अगर मैं पीओ की, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो वहां पे कंपोजिट टाइम नहीं होता। वहां पे आपको सेक्शन, हर एक सेक्शन में 20 मिनट का टाइम मिलता है। और ये 3 सेक्शंस होती हैं, उसमें एक इंग्लिश जो है वो ऐड हो जाती है। और अगर मार्क्स की बात करूं तो क्वांट के आपके 35 होते हैं, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। टाइम आपके पास 20 मिनट होता है हर एक सेक्शन को करने का। ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट में इंग्लिश सेक्शन को खत्म कर दिया तो आप स्विच कर जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे और फिर उसके बाद आप लोगों ने स्विच कर दिया रीजनिंग पे। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये 20 मिनट जो है, जब आपको पता है कि एक सेक्शन के पास हमारे पास 20 मिनट पूरे हैं तो आप लोग अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वहीं ये जो कंपोजिट टाइम आ जाता है इसमें बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। अब गलती किस तरीके से होती है उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो आप लोग पेपर शुरू कर रहे हो, आप लोगों ने रीजनिंग को उठाया और बहुत हद तक बहुत सारे बच्चों की रीजनिंग जो है वो ज्यादा इंप्रूव्ड रहती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कंपैरिजन में। आप लोग रीजनिंग कर रहे हो, आप लोगों से क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, आप लोगों ने 30 प्लस क्वेश्चंस कर दिए और टाइमर को देखा और आप लोगों ने देखा अच्छा यार 35 मिनट तो हम लोग रीजनिंग को ही देंगे। तब वहां पे क्या है, वहां पे टोटल 45 मिनट है। आपको आरआरबी में क्या सीखना है, अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना तो आपको यह सीखना है कि सेक्शंस को स्विच कब करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन के क्वेश्चंस को स्किप करना है। तो ये सब चीजें जो हैं ये इस पेपर में आपको क्वालिफाई करवाती है। इस बैंकिंग में आपको ये मैटर नहीं करता कि कितने चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है, आपका कितना होल्ड है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको आप कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो वो आपको सॉल्व करके दे देंगे। लेकिन वहीं अगर उनको मैं बात करूं, या कोई बात होती है सर आप कितने टाइम से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, वो कहते हैं 5 से 6 सालों से कर रहे हैं, हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको बैंकिंग के एग्जाम्स में प्रॉपर गाइडेंस मिले तो इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए 6 महीने भी सफिशिएंट होते हैं। हाँ, मुझे 2 से ढाई साल लगे थे। क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करा था, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कोचिंग के, तो मेरे को टाइम लगा। लेकिन ये जो चीजें मैंने सीखी हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो आपको एक्सपीरियंस करके ही आएगा, या फिर आपको ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चीजें नहीं बताई जाती जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अब बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिनको मैंने ग्रीन में लिखा है, ये सेक्शंस ऐसी हैं
कि आप इनको स्किप नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अगर आप लोग इनको स्किप कर दोगे आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, ये आप लोग मान के चलिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो इसमें सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलती है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में फर्क क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन में मान लो क्वेश्चंस आपके हैं 10 या 15, हर एक बच्चा इनको करके आएगा। जो एग्जाम फाइनल लिस्ट में होगा वो भी इसको सॉल्व करेगा, जो बच्चा फाइनल लिस्ट में नहीं होगा या जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा वो भी इसको सॉल्व करके आएगा। फर्क क्या होगा इसमें, सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है कि किसने यहाँ पे कितना टाइम दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता दूं, मान लो मैं आपको बोलूंगा 79 इंटू 86 करो, कैसे करोगे। अब वही हम लोग अपने किसी पिटी तरीके से यहाँ पे 5 6 42 47 8 7 9 72 8 7 56 और 7, अब इसको करोगे तो यहाँ पे आपको बता दूं ये जो अब आपके मेथड है ना, इनको आपको चेंज करने का टाइम आ चुका है। आपको ये जो है ये आपको फाइनल सिलेक्शन इस तरीके से नहीं देगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चाहिए स्पीड, कैलकुलेशन आपकी स्पीड में होगी। आज से 30 डेज का जो चैलेंज है उसका मैं अब आपको साथ साथ में लिख के बताऊंगा। पहले वीक का टारगेट, फर्स्ट वीक में आपको ये टारगेट दे रहा हूं फॉर 1 to 3 डेज। ठीक है, मैं साथ साथ में ये लिखते चलूंगा। टोटल आप लोग इसको अगर हो सके तो लिखते चलना अपने साथ में, या फिर इसका एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले 3 दिन का क्या है, आज से अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आज डेट है 24 जून। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इसको आज से नोट कर लीजिए। आप लोगों को सबसे पहले कुछ भी किसी भी टॉपिक पे हो, आपको अपनी कैलकुलेशन की जो स्पीड है उस पर काम करना शुरू करना है। पहले 3 दिन का टारगेट आपको यहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ। आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है, अब आप लोग यूट्यूब पे कोई भी चैनल उठा लो, वहां से आपको वैदिक मैथमेटिक्स दिख जाएगा। अब स्टार्टिंग में आप लोग कहोगे यार सर ये बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है आप लोगों का, हम लोग अपने ट्रेडिशनल मेथड में बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर मैं बात करूं वैसे ही किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर, इसको करने का तरीका क्या होता है, मैं एक अपनी नॉर्मल स्पीड में आपको बताऊंगा। 9 6 54 8 7 6 42 9 7 72 5 4 9 7 4 11 8 7 56 और 6 11 6 7 9 4। आपको इस स्पीड को मैच करना है। अगर इससे ज्यादा करवा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसके आसपास पहुंचते हो तो और अच्छी बात है। अब आपको ये स्पीड इसमें चाहिए। डिटेल में लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी कुछ हद तक बनाए थे, फिर मैंने हम लोगों ने स्विच कर दिया था जेके एसएसबी और स्टेट एसएसबी के एग्जाम्स पे, तो बैंकिंग का नहीं करवाया था। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग का आता नहीं है, बैंकिंग का पूरा पता है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन पहले 3 दिन का टारगेट क्या है, आप लोग जो भी कर रहे हो, डीआई कर रहे हो, जो चीजें भी कर रहे हो, आप लोग अपने एंड पे करते चलिए। मेरे को आप लोग अपने दिन के स्केड्यूल में थोड़ी सी चीजें जो मैं बताऊंगा उसको ऐड करो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको कैलकुलेशन अपनी स्पीड पे काम करना है। अगर आप लोग चल रहे हो, आपको वो पूछे 86 + 43, अब कई बच्चे क्या करते हैं, पेन पे लेके बैठते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। आपको ये टिप्स पे होने चाहिए। आपको कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। पेन पेपर का जितना कम यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आपको क्वालिफाई करने का आप लोग सोचते हैं तो आपको दिमाग में होगा। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो कई बार क्या होता था, जब मैं तैयारी करता था तो शाम को घर से निकले, आधा 1 घंटा वॉक करी, उस टाइम पे जितनी भी नंबर प्लेट होती थी ना, जैसे मान लो किसी नंबर पे कोई नंबर प्लेट लिखी है 7 8 9 5, मैं इनको प्लस करते चलता था। 8 7 15 9 24 5 29। आपको ये चीजें चाहिए। ऐसा नहीं है कि नंबर प्लेट नोट करते करते आप किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, ये भी नहीं है। तो साइड में बैठ के या फिर कोई भी कैलकुलेशन दिमाग में आप लोगों को करना शुरू करना है। पेन और पेपर का यूज बहुत मिनिमम करना है। ये आप लोगों का पहले दिन 3 दिन का टास्क है। आप लोग जब वैदिक मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई जैसे मैंने कैसे किया वो सीखोगे, आप लोग उसके बाद क्या करो, नॉर्मल खुद को कोई भी डिजिट दे दो, 88 × 85 कर दो, कोई भी डिजिट दे दो, मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी। 8 5 40, 8 5 40, 8 8 64। इसको आप लोग किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से करके फाइनल आंसर उस पर नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का पहले 3 दिन का काम है मैथमेटिक्स की सेक्शन को लेके। उसके बाद आप लोग इन चीजों पे आओ। देखो होता क्या है, मैं पेपर दूंगा, या जब मैं पेपर देता था या मेरे साथ जो बच्चे पेपर देते थे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को सब करके आते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप लोग मान लीजिए ट्रेडिशनल वे से करोगे तो आप लोगों को 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, और वहीं अगर आप स्पीड से करोगे आप लोगों को वहीं 30 सेकंड लगेंगे। अगर आप लोग इस केस में भी 1 मिनट बचाते हो हर एक क्वेश्चन, और 10 से 15 क्वेश्चन है, 10 मिनट आप लोग सीधा सीधा बचा लोगे। उसमें आप इन क्वेश्चंस को भी टारगेट कर सकते हो जिनको आमतौर पे बच्चे करते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने भी बोलते हुए सुना होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फेवरेट लाइन है ये, कि आप लोग क्या करो, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो आप लोग सिर्फ ये चीजें पढ़ लो। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ,
आप लोग सिर्फ ये चीजें पढ़ लो, आप लोगों का प्री निकल जाएगा। तो वो जमाने जो है वो चले गए हैं। प्री आप क्वालिफाई कर लोगे तो मेंस आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप लोग एडवांस जो है अरिथमेटिक पे नहीं आओगे। तो ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है। अब बात करते हैं दूसरी चीजों को लेकर। देखो अब दूसरी सेक्शन आती है यहाँ पे नंबर सीरीज। पहले 3 दिन का मैंने आपको बताया क्या करना है आप लोगों को। फर्स्ट वीक के पहले 3 दिन आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, आपको कैलकुलेशन जितनी हो सके उतनी अपने दिमाग में करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 से 7 दिन बचेंगे उसमें अब हम लोगों को क्या करना है, हम उस पर बात करते हैं। देखो उसके बाद जो आपके 4 से 7 दिन बचेंगे तब आप लोग क्या कर सकते हो, तब आप लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को उठा सकते हो, तब आप लोग अपने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को उठा सकते हो। क्योंकि देखो ये सेक्शन 10 से 15 नंबर की है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हो जाएगा। और ये जो अगर आपने ये 3 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर दिया तो आप लोगों का मान लो मैथमेटिक्स का एक बेसिक ऐसी चीज आप लोगों ने सीख ली है। 3 दिन सिर्फ ये नहीं करना, बट आपको ये 3 दिन टॉप प्रायोरिटी पे करना। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट देते हैं, जो करते हैं वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो, नंबर सीरीज के कर सकते हो। अब नंबर सीरीज की बात करूं, नंबर सीरीज 2 तरीके की आती है पेपर में। अब आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिल जाएगी, अगर आपकी किस्मत थोड़ी खराब है तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिल जाएगी। मिसिंग में क्या होता है, मिसिंग में आपको बताना होता है गलत कौन सा है सही कौन सा। ये सारे लेक्चर्स मैंने आपको बता दूं ट्रिपल एस पे पढ़े हैं, 2 से 3 साल पहले मैंने बना के अपलोड किए हैं। आप लोग सर्च कर लेना नंबर सीरीज स्पेस दे के ट्रिपल एस लिखना, आपको सारे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और भ्रम जो है बच्चों का वो तोड़ता हूँ। बच्चे सोचते हैं कि जिसकी शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज आ गई है उसको फायदा हो गया, कि भाई उसको 5 क्वेश्चन थे वो 5 के 5 कर गया है, मैं बेचारा रह गया, मेरी में रॉन्ग नंबर सीरीज थी मैं सिर्फ 3 ही कर पाया। अब यहाँ पे आपको बता दूं ये भी एक बहुत बड़ा एक मिथ है, बच्चों के दिमाग में भ्रम है ये जो आप लोग लेके चलते हैं। मान लो अगर आपकी किसी एक फ्रेंड की शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज थी और वो इस 40 में से टोटल क्वेश्चंस करके आया है, मान लो 25 करके आया है, ठीक है, उस शिफ्ट का स्कोर जा रहा है 25। आपने क्या किया, आपने रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ क्वेश्चंस को करा अटेम्प्ट, आपसे सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट हुए, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग से काम किया। जो 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लॉजिक में मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में बताया कि क्वेश्चंस को स्किप कैसे करना है, अगर आप लोगों ने वो स्किप करना सीख लिया, जो 2 क्वेश्चंस का टाइम आपने यहां पे वेस्ट ना करते हुए इनमें से इन चैप्टर्स में से मान लो आपने एवरेज और रेशो का क्वेश्चन कर लिया, पेपर में आप भी 5 ही करके आए हो क्वेश्चन, आप अपनी शिफ्ट में क्या करके आए हो, आप अपनी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन करके आए हो, लेकिन हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज के 3 करे, 2 आपने यहां से कर दिए। आपकी शिफ्ट में क्या होगा, आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे 23 करके आए हैं उनके 25 हो जाएंगे, आप 25 करके आए हो आपके 27 हो जाएंगे। तो यहां से एक एडवांटेज मिलती है। अगर आपकी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आई है, आप लोगों ने समझदारी से काम किया, अगर आप लोगों ने टाइम को वहां पे वेस्ट नहीं किया, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज 5 से 5 निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, लॉजिक नहीं समझ आ रहा स्किप कर दो। मार्क आपको जो स्टार्टिंग में मार्क्स बताए थे ना वो इसी वजह से बताया था कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर देके जाएगा, मुश्किल करोगे आसान करोगे नंबर 1 ही मिलेगा। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग से काम करना है, समझ आया। यहाँ पे स्किप कैसे करना है वो डिटेल में मैं अभी एंड में आऊंगा। फिलहाल नंबर सीरीज की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आमतौर पे पीओ में देखने को मिलती है, जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं। इन दिनों में आप लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी साथ में लिख लो, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहां तक क्लियर है आप लोगों का, यहां तक क्लियर है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं स्क्रीन को, समझ आ रहा है मैं यहाँ पे जो जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ ये जरूरी क्यों है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। अब बात आती है डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। देखो डीआई की अगर बात करूं, ऑफिस असिस्टेंट में 1 या 2 होंगी, और जो ऑफिसर स्केल 1 है उसमें 2 से 3 होगी। ऑफिस असिस्टेंट में बिल्कुल बेसिक्स ही होती है, वो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको अभी एंड में बताऊंगा। लेकिन डीआई को करने से पहले ना आप लोगों को कुछ चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। वो चैप्टर कौन कौन से हैं, वो है आपका सबसे पहले एवरेज, रेशो प्रोपोर्शन, आपका परसेंटेज, यही चैप्टर जो है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया स्पीड मैथ, यही चैप्टर्स मिलके क्या बना देते हैं डीआई। होता क्या है, आपको कोई एक पाई चार्ट दिया होगा, ठीक है, उस पाई चार्ट में आप लोगों का डेटा जो है इस तरीके से बांटा जाएगा, और उसमें क्या होगा परसेंटेज की फॉर्म में मान लो दिया होगा 10, 20, 30, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 30, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई परसेंटेज की फॉर्म में दिया होगा, सिटीज के नाम मान लीजिए, जो बिल्कुल फ्रेश है ना उनके लिए बता रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा। और आपको याद तो दे दिया जाएगा कि बताओ डी की परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो सिटी सी से कितनी कम है। अब क्वेश्चन तो आपका कहां से बनेगा, वो बनेगा आपका परसेंटेज से। क्लियर है। अब के दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि बताओ
एवरेज क्या है यहाँ पे, एवरेज पॉपुलेशन कितनी है सिटी ए बी सी में। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं डीआई में वो कहाँ से बनते हैं, वो इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। तो आपको ये 3 चैप्टर्स पे पहले कमांड बनानी है, फिर आप लोगों को डीआई पे जाना। और ये तीनों चैप्टर्स मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में कराए हैं, टोटल कितनी टाइम्स बनती है आप लोग वो देख लेना। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं डे 7 to 10 आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम रहा है आपको एवरेज, आप लोगों को रेशियो, आप लोगों को परसेंटेज पढ़ने के साथ साथ डीआई की प्रैक्टिस शुरू करनी है। डीआई कौन सी, पहले आप लोग जाएंगे क्लर्क लेवल पे, पहले आप लोग क्लर्क लेवल डीआई पे काम करना शुरू करोगे। फिर वो आपको देखो कंटेंट की अगर बात करूं, क्वेश्चंस की बात करूं, वो भर के पड़ा हुआ है ऑनलाइन यूट्यूब पे या कहीं भी जाओगे आपको बहुत देखने को मिलेगा। आप लोगों को उसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 1000 चीजें मिल जाएंगी, आप लोग गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो। हाँ, कई बार गलती क्या होती है, कई बार हम लोग यूट्यूब ऑन करते हैं 40 से 50 मिनट की वीडियोस को ना पूरा देखते हैं और क्वेश्चंस वहां पे निकलते हैं 5। बहुत सारे चैनल ये चीजें करते आ रहे हैं, बहुत सारे रेप्यूटेड चैनल भी ये चीजें कर रहे हैं। उनको सिर्फ व्यूअरशिप चाहिए, उनको चाहिए हाँ बच्चा ज्यादातर एंगेज रहे, काम की चीजें सिर्फ 5 होती हैं। आपका काम क्या है, जब आप एक बार इन चीजों को पढ़ लोगे, आप लोगों ने इस पे काम कर लिया, आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, आपका इस पे अब एक होल्ड बन चुका है, आप क्या करोगे, उसी वीडियो को ओपन करोगे, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को देखोगे, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखोगे, वीडियो पॉज में उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फास्ट फॉरवर्ड करोगे, आंसर चेक करोगे, आंसर सही है तो आगे बढ़ोगे, अगर आंसर गलत है तो आप लोग फिर वीडियो को देख सकते हैं। तो ये एक चीज आपको करनी है और रोज की कोशिश करनी है इन दिनों में, जब आप आओगे 7 से 10 दिन में मिनिमम 5 से 10 सेट आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं डीआई के। सिर्फ 5 सेट मतलब 5 क्वेश्चन हर एक के होंगे, और 10 सेट की अगर बात करूं तो 50 क्वेश्चन मिनिमम कह रहा हूं। आप 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड सारी की सारी यहाँ पे जो गेम है वो प्रैक्टिस पे आएगी कि किसने कितने प्रैक्टिस करी है। उसके बाद अब बात करेंगे कुछ और चैप्टर्स के ऊपर। ये 4 चैप्टर जो मैंने आपको भी बताए, ये 4 चैप्टर्स तो आपको, ये 4 टॉपिक्स जो हैं ये तो आपको करने ही करने हैं। आप इसको किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते हो, इसके बिना पेपर नहीं निकलेगा। कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 और इसके भी आप लोग मान लीजिए किसी में 10 होंगे, किसी में 15 होंगे। अब टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 40। यहाँ पे कितने हो गए, 15 30। आप बोलोगे सर 40 तो यही हो गए, तो ऐसा नहीं होता। ऑफिस असिस्टेंट में हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ना दिखे, सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 होंगे, 15 क्वेश्चन आपको ऑफिस असिस्टेंट में दिखेंगे, पीओ में आपको जो है 10 दिखेंगे। कई बार कम भी हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है कि हमारी शिफ्ट में तो सिर्फ 8 ही क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बताया। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन होंगे दोनों में, डीआई के इसमें अगर 10 होंगे तो इसमें 5 होंगे, और इसमें 5 होंगे, और इसमें मैंने आपको बताया कि नहीं होगा। तो टोटल अभी तक कितना बना, ये बना 25 और ये बना 30। ठीक है, अब बचे कितने क्वेश्चंस, अब बचे आपके क्वेश्चंस 15 और यहाँ पे बचे 10। 15 क्वेश्चंस अब होंगे आपके मिसलेनियस के, और यहाँ पे आपके 10 आएंगे, यानी कि 10 चैप्टर 10 क्वेश्चंस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सिंपल चीज क्या है, बहुत सारे बच्चे एक गलती और करते हैं मैथ में। जैसे पेपर शुरू किया, आपको पहला क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज का, बच्चा कहता है भाई एवरेज के लिए सर ने भी बोला था, मैंने भी पढ़ा है, पूरे 100-200 क्वेश्चन सॉल्व किए, डीआई के लिए होल्ड बनाया, चलो सॉल्व करने बैठते हैं। और वहां पे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, एक सिंपल क्वेश्चन भी आपका अगर 1 मिनट लेके जा रहा है, 1 से 1.5 मिनट, टाइम कितना है हमारे पास, देखो भाई टाइम है 45 मिनट्स, करने कितने हैं, करने हैं भैया 80 क्वेश्चंस। और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, ये मैंने पिछले कुछ सालों का लिखा है, यहाँ पे हर एक स्टेट में वेरी करता है, वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत हाई जाता है। तो अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करोगे तो क्वेश्चंस तो आपके 45 हुए, और यहाँ पे कट ऑफ में आप लोग कहीं पे दिखोगे भी नहीं। तो यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूं, अब हम बात करेंगे दूसरे हमारी तैयारी के ऊपर। 10 दिन की मैंने आपको बता दी है, अब बात करेंगे 10 से लेके 13 दिन तक। आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये तो हम लोगों ने कर दिया। आपको अब यहाँ पे जो ग्रीन में लिखे हैं चैप्टर्स, उनको पहले प्रैक्टिस करना है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ी है, तो आप इसको कर सकते हो। ये मैं आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को अब मिसलेनियस चैप्टर्स के ऊपर जाना है। जो ग्रीन वाले हैं उनको तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, जो रेड वाले हैं आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ईजी आता है, बेसिक आता है, तो पढ़ने तो सारे ही हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अब यहाँ पे मिसलेनियस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है हर एक चैप्टर की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को सीखनी है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब सबसे पहली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, हम लोग एक बेवकूफी कर जाते हैं। एक बार रीजनिंग से शुरू किया, रीजनिंग की सेक्शन के 30-35 क्वेश्चंस कर दिए, खुद को शाबाशी देंगे। 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के कर दिए, टाइम लगा दिया 35 मिनट। ठीक है, पजल्स को करे जा रहे हैं, निकल नहीं रही। और लास्ट में जब 10 मिनट बचेंगे उसमें आपसे मान लो निकले 5 से 7 क्वेश्चन, कट ऑफ में तब भी नहीं घूमोगे। फाइनल पेपर में क्वालिफाई करना है तो हम लोगों को इनको चीज को ध्यान रखना है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसको आप लोग क्या करो, जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं जिन्होंने पहले पेपर दिए हैं, जिनका नहीं निकल रहा, आप लोग अब जो भी टेस्ट दोगे आप इस चीज को वहां पे कोशिश करना सॉल्व करने की। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहली चीज आप लोगों को सबसे पहली सेक्शन जो अटेम्प्ट करनी है वो रीजनिंग करनी है। चलो ये अटेम्प्ट का मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले हम रीजनिंग पे एक बार नजर डाल देते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। अटेम्प्ट को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है। रीजनिंग ऐसी सेक्शन है जिसमें एक टाइम ऐसा आ चुका था जब मैं तैयारी करता था कि रीजनिंग में 35 में से 35 ही मार्क्स आते थे। वो तैयारी उस लेवल पे चली गई थी, डिकोड इस तरीके से कर दिया था। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है जो फ्रेशर्स हैं, बट इसमें ऐसा है कि आप लोग कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं आपसे बताऊं कि मैंने आईबीपीएस पीओ जो क्वालिफाई किया वो रीजनिंग के दम पे किया था, आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई किया था वो भी रीजनिंग के दम पे ही किया था। इस सेक्शन ने मुझे इतनी एडवांटेज दे दी थी पेपर में कि बहुत एक लीड जो है वो मेरे को वहां पे मिल गई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग में। ये चैप्टर जो आप लोग देख रहे हैं बहुत बेसिक हैं, आप लोगों को एक एक बार सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे अब जो मैं आपको टाइम टेबल बना रहा हूँ, जो 13 दिन तक हम वहां पहुंचे थे, रीजनिंग की अगर बात करूं तो पहले 3 दिन में आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, पहले 3 दिन में आपका काम होना चाहिए कि जितना भी मिसलेनियस है, ये 3 दिन नहीं, या आप हफ्ता लगा लो, जितने भी आपके मिसलेनियस हैं, फिर उसमें आप लोगों का इनइक्वालिटी, सेलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सब आप लोगों को जो है एक हफ्ते में कंप्लीट करना। अब आप बोलोगे सर इतनी नाइंसाफी क्यों, वहां पे हम लोगों को इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो, यहाँ पे इतना कम क्यों? क्योंकि देखो यार, इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं। आप लोगों को पढ़ना है, जो बेसिक नए से पढ़ रहे हैं आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जैसे अगर आप लोग जाओगे डायरेक्शन सेंस लिखोगे, ट्रिपल एस लिख लेना साथ में मैंने पढ़ाए हुए सारे चैप्टर्स, आप लोगों को सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप लोगों को हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, आप लोगों ने सब करना। बच्चे कहते हैं कि सर इनपुट आउटपुट कहां से पढ़े, वो तो है ही नहीं। मैंने इनपुट आउटपुट तक आप लोगों को जो है पढ़ाया हुआ है। आप लोगों को एक बार ही बस जाना है। थोड़े से पुराने लेक्चर्स है, ढूंढने में मुश्किल होगी, मेरे पास टाइम होगा तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना के हमारे टेलीग्राम पे ट्रिपल एस के नाम से उस पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। हफ्ते का एक मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट आता है, रीजनिंग में आता है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब रीजनिंग में एक हफ्ता आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, रीजनिंग का आप लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो आती है पजल्स। पजल्स के लिए सिर्फ एक रूल है जो मैंने बनाया है, खुद फॉलो करा है, आप लोगों को बताऊंगा। इसको ध्यान रखना, इसको फॉलो करते हुए आप लोग कभी भी पेपर में गड़बड़ नहीं करोगे। रूल एक ही है कि पजल्स को कभी भी फास्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना। रीजनिंग सेक्शन में जब आप इन टॉपिक्स पे जाओगे, आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, आप लोग ब्लड रिलेशन है थोड़ा तेज तेज कर सकते हो। रूल नंबर 1 पजल्स के लिए कहता है कि कभी भी फास्ट मत जाओ। रूल नंबर 2, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सारी बनाओ। अब क्या है, मान लो आपको दिया है फ्लोर बेस्ड पजल में, चलो मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं, ओनली 2 people सिट बिटवीन ए एंड बी, टोटल बोल देगा कोई 7 लोग हैं, टोटल 7%। अब यहां पे मैं क्या करता था, जैसे मान लो हमें दिया है और ये दे दिया कि ए जो है वो लेफ्ट में है बी के। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ना सीधा ये बना देंगे, ए 2 छोड़े बी बना दिया। अब मैं क्या करता था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक बनाई। मैं क्या कर देता था, ए यहां पे, बी यहां पे, ए यहां पे, 2 छोड़े बी यहां पे, ए यहां पे, 2 छोड़े बी यहां पे। और मैं मतलब ये अपने लिए बता रहा हूं, अब कई बच्चे 2 से भी निकाल देते हैं, मैं बस आराम से करता था। फिर जो जो कंडीशंस आती थी उनको बीच में रखते जाता था, केसेस अपने आप कैंसिल आउट होते जाते थे और एक आंसर आपके पास बन जाता था। और ये बनाने में मुझे हार्डली 5 से 7 सेकेंड भी नहीं लगते थे।
और यही चीज आप लोगों को भी सीखनी है। ये कैसे सीखोगे? रीजनिंग की प्रैक्टिस करके। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 जो मैंने लिखा, क्या लिखा रीजनिंग के लिए, कि इसमें तो भैया जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी, पजल्स के केस में खास तौर पे, ठीक है। दूसरा, पॉसिबिलिटी सारी बनाओ। तीसरा, जब लगे किसी पजल में, अगर मैं हिंदी में लिखाऊं कि भाई फंस गए, अब नहीं निकल पा रही है पजल हम लोगों से, तब क्या करना है? उसी टाइम इसको स्किप कर देना है, उसी टाइम। कई बच्चे ईगो पे ले जाते हैं, कई बच्चे अपने दिमाग में ले जाते हैं कि यार नहीं यार, ये पजल तो मैंने पढ़ी हुई है, बेसिक्स ही है, 5 लाइनों की पजल है, निकल क्यों नहीं रही, इसको करके ही जाएंगे। ये आप लोग यहाँ पे बेवकूफ़ी कर देते हैं, वो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भी 10 से 17 दिन में पजल्स को लेके। जैसे सेम मैंने आपको डीआई का बताया, आपको सेम पजल करनी है पहले शुरुआत में क्लर्क लेवल, जिसमें सिंगल पैरामीटर होगी, ताकि आप लोग सिर्फ समझ पाए कि फ्लोर बेस्ड पजल है तो कैसे करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट है तो कैसे करेंगे, नॉर्थ फेसिंग है कैसे करेंगे, साउथ फेसिंग है कैसे करेंगे। आपको सिर्फ समझने के लिए 6 दिन सिर्फ पजल्स पे काम करना है। और हाँ, इन 6 दिन आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है। 5 से 10 मिनट के क्विज बहुत जगह पे दिख जाएंगे, उठाओ सॉल्व करो। और यहाँ पे अगर आप लोग मान लो एवरेज रेशियो पे, इसका ये मतलब नहीं आप कैलकुलेशन को वहीं पे छोड़ दो, सिंप्लीफिकेशन वहीं छोड़ दो, ये डेली बेसिस में साथ साथ में चलेगा, ठीक है। तो 13 दिन का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात आती है लास्ट के 16-17 दिन क्या करने हैं। यहां तक अगर क्लियर है, अब हम चलेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने को लेके। क्योंकि देखो, इसके अटेम्प्ट करने में और बाकियों में थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं अपनी स्ट्रेटेजी, मैं क्या लेके चलता था। 45 और आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, कभी भी आरआरबी का प्री ऐसा नहीं हुआ कि फेल हुआ हो। आरआरबी का प्री मेरा हर बार निकला है, जितनी बार भी दी है। 45 मिनट टोटल अब यहाँ पे है। इसको पहले तो आप लोग डिवाइड करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या मैंने बताई, अब ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर सकता है, हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी शेयर कर रहा हूँ, और ये चीज आपको अपने दिमाग में लेके बैठना है। मैं क्या करता था, मेरी कोशिश चलती थी कि मैं इसको चलाऊंगा 20 to 22 मिनट मैं देता था किसको, रीजनिंग को, और 23 मिनट के करीब करीब मैं दे देता था क्वांट को। हाँ, अब यहाँ पे 22 का 25 भी हो जाता था, ठीक है, मैक्सिमम 25 भी हो जाता था, और ये 23 का 20 भी हो जाता था। अब ये मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों। देखो, क्वांट और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग सेक्शन मैंने आपको बताया कि ज्यादातर हम लोग अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं, थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी होती है अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में फंस ना जाए तो। देखो, टारगेट ये रहता था 25 मिनट की है। ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करूं तो कोशिश रहती थी कि 30 क्वेश्चंस तक यहां से अटेम्प्ट कर लिए जाए। ये आप लोग ऐसा नहीं है कि घर से सोच के जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, घर से कोई टारगेट कभी फिक्स करके भी नहीं जाना। और ऑफिस असिस्टेंट में मेरी कोशिश होती थी कि 40 के 40 हम लोग अटेम्प्ट कर ले। वही क्वांट की बात करूं, यही 20 मिनट में मेरी कोशिश रहती थी कि यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर ऑफिसर स्केल 1 की है तो मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके ही जाऊं, अगर 20 मिनट दे रहा हूं तो। बट सिंप्लीफिकेशन वगैरह मिला के ज्यादा हो जाता था, 23, 24, 25 तक भी चले जाता था। और पेपर की डिफिकल्टी पे भी बहुत मैटर करता है। और ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे रहता था कि 30+ तो इसमें करने ही करने हैं, क्योंकि 15 नंबर की अगर सिंप्लीफिकेशन आ रही है तो ये आराम से यहाँ पे हो जाते थे। टोटल 70+ तक यहाँ से अटेम्प्ट हो जाते थे ऑफिस असिस्टेंट में, और यहाँ पे 55 to 60 के बीच में हो जाते थे। पेपर में डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें, डिफिकल्टी लेवल क्या है क्या नहीं। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले बात करेंगे हम लोग रीजनिंग की। जब भी पेपर शुरू होता था, अब ये चीज आप लोग जब भी मॉक टेस्ट अपने दोगे, कोई भी साइड से दो, कोई कहीं से भी दो, बट इन चीज का ध्यान रखना, रीजनिंग अगर शुरू करिए, आपको पहली दिख गई पजल, और पजल है आपकी बेसिक सी। मॉक टेस्ट में क्या ध्यान रखना और फाइनल पेपर का ध्यान बताऊंगा, दोनों चीजों में एक स्लाइटली डिफरेंस होगा। आप बोलोगे सर यार आप तो बेवकूफ बना रहे हो, बट बेवकूफ नहीं बना रहे। अगर मैं बात करूं पजल की, देखते ही आप लोगों को ना आइडिया हो जाएगा एक कि यार ये मैं कर सकता हूं या नहीं। अब वो आइडिया कैसे हो जाएगा, सबसे पहली चीज की पजल कितनी बड़ी है। मान लो 5 से 7 लाइन की है, तब हम लोग क्या कर देंगे, मार्क फॉर रिव्यू, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके बैंकिंग एग्जाम्स में। इसका यूज करना बहुत कम बच्चे बहुत कम यूज करते हैं इसको। 5 से 7 लाइन की है, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, आगे चल जाओ, ठीक है। उसके बाद आगे जाओ, अगर आपको क्वेश्चन दिखा ब्लड रिलेशन का, उसी टाइम अटेम्प्ट करो। और कोशिश ये रखो कि स्टार्टिंग के 8 से 10 मिनट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 मिनट में आप लोग जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जितने भी मिसलेनियस मतलब हमारे ये वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं, इन सबको अटेम्प्ट कर दो, सबसे पहली चीज, ठीक है। अगर आप इनको अटेम्प्ट कर लोगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई 15-12-15 क्वेश्चंस तो हमारे, 15-20 क्वेश्चंस तो हमारे हो गए।
उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग जब पजल्स पे जाओगे, कुछ आपको दिखी थी, आप लोग उन पे आओ आराम से, बिना जल्दबाजी किए। आप लोग एक एक लाइन को रीड करो, सारी पॉसिबिलिटीज को जो है वो बनाओ, और उसके बाद आप लोग खुद देखना आपकी ना पजल्स आराम से बनना शुरू हो जाएंगी। ये आपका ऑफिसर स्केल 1 में, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें 2 पैरामीटर्स होंगे पजल्स में, जो आपका प्री होगा 2 पैरामीटर्स होंगे। लेकिन जो अब अगर मैं बात करूं, ये आपको फॉलो करना है किसके लिए, ये आपको फॉलो करना है जितने भी आप लोग घर पे मॉक टेस्ट दोगे। जो नए बच्चे हैं वो भी, जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी इस तरीके से कोशिश करना कि आप लोग पजल्स को कभी भी स्टार्टिंग में हाथ मत लगाएं। क्यों, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बहुत चला गया, 5 से 6 लाइन की छोटी सी पजल दे देगा, उसमें एक आधी लाइन ऐसी दे देगा जिसमें आप फंस जाओगे, और स्टार्टिंग में ही, पेपर के शुरुआत में ही आप लोग क्या होगा, घबरा जाओगे, फंस गए तो आप लोग सोचते रह जाओगे सर ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, पेपर खराब हो जाएगा। पेपर नहीं खराब करना, हमें पेपर के 45 मिनट्स में कोशिश करनी है। मैं आपको बता दूं, जो 45 मिनट्स का पेपर है, जो 60 मिनट का पेपर होता है, इसमें जो एक आमतौर पे एस्पिरेंट जो काफी टाइम से लगा, जो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, वो 45 टू 48 मिनट यूटिलाइज करता है। हम लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं, हम लोग इस पेपर में 55 प्लस मिनट जो है वो यूटिलाइज करते थे। ये 7 मिनट का गैप हम लोगों के पेपर में 8 से 10 नंबर बढ़ा देता था, जिसकी वजह से हम लोग कट ऑफ के ऊपर चले जाते थे। ये पहला पॉइंट आता है। और ये जो 45 मिनट्स का पेपर होता है, इसमें जो बच्चा यूटिलाइज करता है वो 35 मिनट करता है। गड़बड़ कहाँ करता है वो भी बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे कोशिश करते थे कि 40 मिनट तक यूटिलाइज करके आए। ये 40 मिनट का यूटिलाइज करना मेरे लिए अब बोलना आसान है, क्योंकि हम लोगों ने उतनी प्रैक्टिस करी है, बट यहाँ पे एक एक मिनट को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में पजल्स को मत जाना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर फंस गए तो आपका पूरा मोरल डाउन हो जाएगा और आप लोग घबरा जाओगे और चीजें खराब कर दोगे। इसीलिए स्टार्टिंग में अगर आप लोग घर पे टेस्ट लगाओगे, आप लोग पहले सारे मिसलेनियस करो, उसके बाद टाइमर का ध्यान रखना। 45 मिनट अगर वहां पे है, अगर तो आपको लग रहा है हाँ भाई रीजनिंग की एक पजल है, छोटी सी है, तो और आपका वहां पे टाइमर जो है वो 22 मिनट टच कर रहा है, कर दो, 2 मिनट आप वहां पे दे सकते हो, अगर क्योंकि उन 2 मिनट से अगर आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेकिन जब भी 20 मिनट को वो टाइमर टच कर गया, जब वो 19 पे आ गया, आप लोग अगर रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस पे क्यों ना हो, आप लोगों को सेक्शन स्विच करनी है उस समय। आप लोग ऐसा नहीं है कि रीजनिंग पे बैठे रहे, हाँ भाई एक पजल और कर लेते हैं, 5 नंबर यहां से आ जाएंगे, वो बेवकूफ़ी होगी। आपको क्वांट पे जाना ही जाना है। रीजन बीइंग, अब क्वांट की अगर मैं बात करूं, क्वांट में क्या है, वही चीज़ मैंने आपको बताई। मान लो आप लोगों को पहला क्वेश्चन आ गया एवरेज का, आप लोग बोलोगे यार इतनी एवरेज पड़ी है, अब तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग निकाल लेंगे, और पेपर में जो क्वेश्चन होगा हो सकता है वो ईजी हो, बट हम लोगों को उसको क्या कर देना है, उसी टाइम मार्क फॉर रिव्यू विद इन 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, बस आपको सामने स्टेटमेंट दिख गई, मार्क फॉर रिव्यू। क्यों, मान लो पेपर में क्वेश्चन आसान है, आपको 5 सम दिए हैं, उनका सम करके आपको वो निकालना है, एवरेज निकालना है, या फिर आपको 5 दिए हैं, उसमें 4 की वैल्यूज दी हैं, टोटल दिया है, और आपको एवरेज निकालना। हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन हो, बट तब भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप लोगों को उसको मार्क फॉर रिव्यू करना ही करना है स्टार्टिंग में। क्यों, आपको पहले क्वेश्चंस करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। मान लो अब एक और हाइपोथेटिकल हम लोग अगर सिचुएशन में चलते हैं कि आप लोगों ने पेपर किया, 19 मिनट रह गए, आप लोग सीधा सिंप्लीफिकेशन में आओगे, 10 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे आपके, और स्पीड अगर आप लोगों ने बनाई है 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो आप लोग पहले क्वेश्चंस करोगे अटेम्प्ट, कौन से वाले, आप करोगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। नंबर सीरीज का रूल याद रख लो। नंबर सीरीज का रूल ये कहता है, अगर आपको पहली बार में ही लॉजिक समझ आया, डिफरेंस है क्या नहीं, आप उसको अटेम्प्ट करोगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, उसी टाइम पे स्किप। किस तरीके से, आप देखो नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो कोई है कि यहाँ पे आपको 1 दिया है, आपको उसके बाद 3 आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे 7 आ रहा है, आपको उसके बाद जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है और कम बढ़ते जा रहा है, आपको पता है कि भाई इसमें एडिशन हो रहा है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 है, फिर 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, इसमें आपको पता मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम उल्टा में केस में क्या हो गया, अगर आपको पता माइनस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। 4 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इसी पैटर्न पे आते हैं, सिंपल एडिशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल डिवीजन, सिंपल सब्ट्रैक्शन। एक आपका मिक्स्ड फॉर्म में आता है। जो मिक्स्ड फॉर्म वाला है, अगर वो आप लोगों को लॉजिक स्ट्राइक करता है, आप उसको उसी टाइम अटेम्प्ट करो, नहीं करता है मार्क फॉर रिव्यू कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे बच्चों को मैंने करते देखा। होता क्या है, अब मान लीजिए मैं हूं पेपर दे रहा हूं आपके साथ, आप बच्चे मेरे साथ पेपर दे रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मेरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, नहीं लॉजिक स्ट्राइक हो रहा मेरे को, मैं क्या करूंगा, उसी टाइम कर दूंगा। मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, मैंने किया 5 से 10 सेकंड वेस्ट। आप लोग क्या करोगे, आप एक अटेम्प्ट करोगे, दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी जाओगे,
आप लोग उस पर 30 से 40 सेकंड वेस्ट कर दोगे, और वही जो 25 सेकंड में यहां से बचाऊंगा ना, मैं जाके यहां पे इनमें से कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दूंगा। तो ये चीज आपको सीखनी है। उसके बाद आपको इनको करना है अटेम्प्ट पहले, इन चारों को, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको बता देता हूं, कई बार चालाकी क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, मान लो आपको यहां पे परसेंटेज में दिया है, ठीक है, और उसके बाद जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाएगा जिसमें आपको पहले परसेंटेज से आप लोगों को सबकी वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसके बाद बोलेगा कि भाई इसकी एवरेज बताओ, जिसमें बहुत हद से ज्यादा कैलकुलेशन हो रही होगी ना, उसको भी आप लोग मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना, टाइम को वेस्ट मत करना, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बताई। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा सच, जिसके लिए मैं मानता हूं कि जो मेरी सिलेक्शन हुई है वो क्यों हुई है, जब कभी भी आप पेपर देते हो, अगर आप लोगों ने पेपर दिया, आपको बता दूं पेपर का टाइमर चलता है ब्लैक कलर में, जब वो 5 मिनट से कम बचते हैं तब उसका कलर हो जाता है रेड। मैंने बहुत सारे बच्चे, इतने बच्चों को पढ़ाया है, इतने बच्चों के साथ एग्जाम दिया है, जब ये टाइमर का कलर चेंज होता है ना, वो बच्चे अपना पेन वहीं पे रख देते हैं, या तो जल्दबाजी के चक्करों में चीजें खराब कर देते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब भी ये टाइमर उल्टा डायरेक्शन में जाता था, मैं क्या सोचता था, मैं ये सोचता था कि अब क्या करना है, अब बेशक एक क्वेश्चन क्यों ना निकले, ठीक है, अगर मैंने क्वांट का क्वेश्चन उठाया, अगर मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन उठाया है, जो भी क्वेश्चन उठाया, क्यों ना सिर्फ वही एक क्वेश्चन इन 5 मिनट में हो, लेकिन अपने जो हार्ट बीट है, एक लंबी सांस लेना, बिल्कुल आराम से बैठ जाना। ये मैं पजल्स के टाइम पे भी करता था और ये मैं इस टाइम पे भी करता था। और उस टाइमर में जब लास्ट के मान लो 0.30 सेकेंड बचे हैं, बच्चे कहते हैं यार अब तो कुछ नहीं होगा, उस टाइम पे जितने क्वेश्चंस ये आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रहे थे ना स्टार्टिंग में कि यार अच्छा ये तो 5 सेकंड में हो जाएगा, उन क्वेश्चंस पे जब आप आराम से जाओगे ना, जब आप लोगों ने पता है कि 50 प्लस अटेम्प्ट कर दिए ऑफिसर वाले में, और जब आपको पता है 70 प्लस हम लोगों ने वहां पे अटेम्प्ट कर दिए, तब आप आराम से जब यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे आओगे ना, आप लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दोगे और 30 सेकंड के अंदर अंदर करोगे, और ये आप लोगों को एज देगा, आप लोगों को पेपर क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है, अब लास्ट की जो 14 से लेके 30 डेज की, इसमें क्या होगा, इसमें आपको डेली 2 टेस्ट देने हैं, डेली 2 टेस्ट देने हैं, सुबह और शाम। वो आप कौन सा दोगे अपने हिसाब से दोगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको 2 चीजों को ऐड करना है, जिसमें सबसे पहली आ जाती है आपकी करंट अफेयर्स। अगर मान लो आपका पेपर एंडिंग में है, अक्टूबर में है, तो उससे 4 महीने पहले के करंट अफेयर्स, बहुत लोग 6 महीने कहते हैं, 6 महीने के करंट अफेयर्स में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो वो बेवकूफ़ी है इतने करंट अफेयर्स को याद करना। और हो सके तो ये आज से शुरू कर दो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना। अगर आपने फाइनल सिलेक्शन का सोचा है मेंस क्वालिफाई करके, तो आपको करंट अफेयर्स रोज के रोज पढ़ने हैं। ये 2 चीजें आपको ऐड करनी है अपने स्केड्यूल में लास्ट के 14 से 30 दिन में, और इनको आपको उसी तरीके से कंटिन्यू करना है। कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, उस अच्छे को अपने दिमाग पे मत हावी होने देना। कुछ टेस्ट ऐसे भी होंगे जो आपके बहुत खराब होंगे, तो उनको भी अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोग गारंटी इसका प्री तो क्वालिफाई कर लोगे। फिर एक वीडियो में डेडिकेटेड आप लोगों के लिए मेंस के लिए ले आऊंगा। तो आरआरबी अगर आप लोगों ने क्वालिफाई करना है, आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। डिटेल स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है, पेपर में क्या आता है, किस तरीके से करना है। स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए टेस्ट देने हैं। आप लोग किसी भी साइट से टेस्ट दे सकते हैं। अगर हम लोगों की टीम अगर इसके लिए टेस्ट बनाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों को बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं आपको ये सारा सिलेबस भी गो थ्रू यहीं पे करवा दूं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।